हेलो बच्चों, मैं हूं जयंती मैम और आपको पढ़ाने आई हूं फिजिक्स। तो आज जो ये मेरा वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, एंडलेस है। इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, ये सब आपको पढ़ने हैं और बहुत वास्ट टॉपिक है बच्चों। तो मुझे अभी इस वीडियो में ये इस तरह से पढ़ाना है कि जो आपको हेल्प करे कहाँ, बोर्ड एग्जाम में, जो बहुत जल्द आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में भी एज वेल एज आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी, क्योंकि जेई का एग्जाम भी आने वाला है। तो दोनों के लिए वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। लेकिन आज केवल हम आपको पढ़ाएगी इसके थ्योरी, फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट, सो दैट यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यू वेरी इजीली। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहली चीज है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? सिंपल चीज सोचो कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी होमोजीनियस मीडियम में जाए, होमोजीनियस मींस एयर, मान लो एक ही मीडियम है एयर में, तो इट्स गोइंग टू गो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट चली जाएगी, इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। लेकिन अगर यही रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में जाती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, इफ अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम one transparent medium to another transparent medium, then what will happen? It's going to change its path. ये अपने पाथ को चेंज कर लेगी। लेकिन कंडीशन ये है, द रे शुड स्ट्राइक ऑब्लिकली। अगर ये नॉर्मल आएगी तो अगेन गोइंग टू गिव नो डेविएशन। लेकिन अगर ये ऑब्लिक है, मान लो ये ग्लास स्लैब है, दिस इज अ ग्लास स्लैब, तो शेड कर देते हैं थोड़ा, दिस इज अ ग्लास स्लैब या वाटर, कुछ भी ले लो। नाउ अ रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग दिस सरफेस, ऑब्लिक है ये, देन इट्स गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। एंड दिस फेनोमेना इन विच a ray of light is going from one transparent medium to another transparent medium and it's going to strike obliquely and it's going to change its path, और अपने path को change कर ले, then that phenomena is called as refraction of light। अब आप देखो कि अगर ये ray of light सीधी चली जाती तो क्या बिना डेविएशन के जाती, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर ये इंसिडेंट होगी नॉर्मली, इट्स नॉट गोइंग टू डेविएट एट ऑल। तो होना क्या चाहिए, रे शुड स्ट्राइक ऑब्लिकली एंड दिस इज वन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड दिस इज वन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम। और जब ये स्ट्राइक करेगी किसको, इंटरफेस को, तो ये अपने पाथ को चेंज कर लेगी। आइदर इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल और इट्स गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। करेक्ट। अब इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर आ रही, if the ray of light is coming from rarer to denser medium, rarer से denser आ रही है, striking, ये angle of incidence है, so it's going to bend towards a normal, ये normal की तरफ bend हो जाएगी। correct। लेकिन अगर कोई ray of light denser से rarer जाएगी, मान लो ये denser है, so it's coming from denser and going to the rarer medium, so it's going to bend away from the normal, तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। यहां ये आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया क्योंकि बेंडिंग हो गई, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। और अगर ये सीधी आती, अगर ये सीधी आती, ये ग्लास स्लैब या वाटर जो भी लेते हैं हम लोग, इफ इट इज गोइंग टू कम स्ट्रेट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। इसमें कोई रिफ्रैक्शन है ही नहीं। करेक्ट। अब द थिंग इज दैट व्हाई इट इज गोइंग टू बेंड, ये बेंड क्यों हो जाती है, बिकॉज मीडियम टू मीडियम वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान लो ये रेयरर मीडियम है, इसमें वेलोसिटी कुछ और है, इसमें वेलोसिटी कुछ और है। करेक्ट। तो कहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, डेफिनेटली रेयरर में। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग। करेक्ट। तो जब कभी वेलोसिटी में चेंज आएगा, देयर विल बी अ डेविएशन इन द पाथ। तो पहली चीज समझ में आती है कि वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू विच देयर इज अ डेविएशन इन द पाथ। लेकिन केवल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, इसमें और भी कुछ चेंज होता है। यू नो द फॉर्मूला दैट v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। दिस फॉर्मूला आपने कब पढ़ा था, 11th क्लास में। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू द वेवलेंथ, राइट। और कौन सी चीज चेंज नहीं होती है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चाहे रिफ्रैक्शन हो, चाहे बाउंसिंग बैक करके रिफ्लेक्शन हो, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। मीडियम टू मीडियम द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स व्हाट, सेम। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो ध्यान से देखो बच्चों इस फॉर्मूले को, वेलोसिटी चेंज हो गई, आप देखो यहां से वेवलेंथ क्या होगा, क्या v बाई न्यू, राइट। वेलोसिटी चेंज हो गई तो डेफिनेटली वेवलेंथ भी चेंज हो गया।
Correct, because wave velocity changing, frequency remains same. So lambda is also changing. Lambda changes. कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही? दैट इज फ्रीक्वेंसी. द फ्रीक्वेंसी एंड द फेज दे डू नॉट चेंज. ये चेंज नहीं होता, नॉट चेंजेस. ये सिंपल सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होता है और वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज होता है. So now we are going to study about the laws of refraction. Laws of refraction क्या कहता है? Laws of refraction. पहला लॉ जो कि बहुत सिंपल है कि अगर ये हमारा डेंसर मीडियम है तो रे इज गोइंग टू कम फ्रॉम रेयरर मीडियम स्ट्राइकिंग एंड इट्स गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल. ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, राइट? This is called as the angle of incidence. This is called as angle of refraction. This is called as the incident ray. This is called as the refracted ray. And this is the normal. तो first law ये कहता है कि the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence and on the interface, they all lie in the same plane. Interface means what? That phase which is going to separate these two medium. See again, the incident ray, the refracted ray and the normal on the interface at the point of incidence should lie in the same plane. Very simple. लेकिन जो main law है वो बहुत important है. That is given by a scientist, Dutch physicist, that is Snell, and therefore it is called as Snell's law. इसको Snell's law भी कहते हैं. इन्होंने करीबन 1621 में बताया था, जो कि आज से पहले सोचो कि करीबन 400 साल पहले है. So what he stated that the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is always a constant, and that constant is called as refractive index. So क्या कहते हैं? Refractive index, and that too क्योंकि ये medium 1 है और medium 2 है और ये 1 से 2 में जा रहा है, therefore it is called as refractive index of medium 2 with respect to 1. Correct? So sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is always a constant and known as refractive index. इस n21 को आप सिंबलाइज कर सकते हो μ21 से भी. कहीं कहीं आपको बुक में इसको μ21 ऐसे भी दिखेगा. तो तीनों सिंबल किसके हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. एंड दिस इज स्नेल्स लॉ. इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये टर्म जो मैंने आपको अभी बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा समझते हैं बच्चों. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये क्या है? इसको आप सिंपली बोलो तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम आपको इस तरह से बताएगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप पहले ऐसे बोलो दैट इज एन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द अदर इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दोनों में फर्क क्या है? अगर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख रहे हो तो किसी भी डेंसर मीडियम को आप वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हो. यू आर कंपेयरिंग विथ वैक्यूम. मान लो ये डेंसर मीडियम है एंड वी आर कंसीडरिंग दिस टू बी वैक्यूम. दिस इज 1, दिस इज 2. तो अगर ये वैक्यूम है तो यहां वेलोसिटी क्या होगी? c, और यहां वेलोसिटी क्या होगी? v. सो नाउ वी से दैट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. दैट इज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको आप सिंबलाइज म्यू से भी कर सकते हो. इट इज c by v. करेक्ट. नाउ कम्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब बोलोगे जब हमारे पास दो मीडियम है. दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2. करेक्ट. सो इन दिस केस वी से दैट इज योर n21 or we call it as mu21. And now suppose the velocity here is v1, here the velocity is v2. अब देखिए मीडियम 1 में इसको लिखा कैसे जाता है? इट्स रिटन लाइक n2 by n1. इसको लिखते हैं हम लोग n2 by n1 से, और इस फॉर्मूले को आप यूज करिए. तो दिस n21, जो n21 है, दिस विल कम आउट एज व्हाट? दिस विल बी योर c by v2, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी क्या है? v2. एंड दिस विल बी योर c by v1. n1 को कैसे लिखोगे आप? c by v1. Therefore now you see this n21 or mu21 is nothing but v1 by v2. Correct. So this refractive index is a relative refractive index of medium 2 with respect to 1 is nothing but it's a ratio of the velocity in medium 1 to the velocity in medium 2. लेकिन एक फॉर्मूला नहीं सीखना आपको, बहुत सारे फॉर्मूले सीखने. तो मैंने अभी आपको बताई थी क्या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है.
क्या चेंज होता है? वेवलेंथ चेंज होता है, लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो आप देखो इसी फॉर्मूले को, इस n21 को या फिर μ21 को आप किस ढंग से लिख सकते हो? आप v1 की जगह आप लिखिए इसको म्यू लैम्डा 1, इसको लिखिए म्यू लैम्डा 2, right? So this refractive index can also be written as mu cuts because it is remaining same. So it will be your wavelength lambda 1 by lambda 2. This is refractive index of medium 2 with respect to 1. इसको आप mu21 भी लिख सकते हो, तो lambda 1 by lambda 2. अब देखो आपने कितने सारे फॉर्मूले सीख लिए। एक सीखा आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 by n1, दूसरा आपने सीखा दैट इज अ वेलोसिटी इन मीडियम 1 टू वेलोसिटी इन मीडियम 2, तीसरा आपने सीखा इट्स अ वेवलेंथ इन मीडियम 1 टू वेवलेंथ 2, और इससे पहले क्या सीखा था स्नेल्स लॉ से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। करेक्ट। अब एक प्रिंसिपल है जिसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, वो आपको समझना है क्योंकि उसके कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। तो नाउ वी कम टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बहुत सिंपल बात करता है ये, इट्स नथिंग हार्ड इन इट। मान लो कि एक रे है, ये लॉ ये कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी रे आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इफ इट इज अलाउड टू रिवर्स दैट इज गोइंग टू रिट्रेस द सेम पाथ, उसी पाथ में रिट्रेस करेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि डेंसर मीडियम है, दिस इज द डेंसर मीडियम, एक डेंसर मीडियम लेते हैं, सपोज आई टेक दिस एज द डेंसर मीडियम, this ray of light is coming and striking the surface, it's going to bend towards a normal, और मुझे इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स कैसे करेंगे? एक मिरर रख देते हैं, we place a mirror, so this ray which was coming here, क्योंकि मिरर रखा है तो it's going to retrace the path, ये retrace कर जाएगा, that is the principle of reversibility। लेकिन इससे कंक्लूजन जो है वही तो मेन है। now you see this is your I, this is R, करेक्ट। अगर ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो आप पहले स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या लिखोगे दैट n21 is equal to sin I by sin R. This is when it's going directly, ये डायरेक्ट आपका इंसिडेंट रे जब यहां पे स्ट्राइक कर रहा है डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है, तो फॉर डायरेक्ट पाथ, जब डायरेक्ट गया उसके बाद इसने रिट्रेस किया, रिवर्स किया, तो रिवर्स में देखो बच्चों क्या आ रहा है फॉर्मूला, रिवर्स जब आप बोलोगे तो क्या ये 2 से 1 में जा रहा है, तो अगर ये 2 से 1 में जा रहा है तो आप लिखोगे कैसे इसको n12, एंड नाउ यू सी n12 जब आप लिख रहे हो 2 से 1 में जा रहा है तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, दिस एंगल विल बी, जो r लिखा हुआ है दिस एंगल विल बिकम व्हाट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वी कैन राइट इट एज sin r by sin I, आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दीस टू इक्वेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, व्हाट यू विल गेट n21 into n12, मल्टीप्लाई करिए, देखिए कट हो जाएगा, साइन आई से कट हो जाएगा, साइन आर से कट हो जाएगा, एंड वी आर गोइंग टू गेट व्हाट 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे ये मिला, तो व्हाट आई कैन राइट इट एज n12 इज इक्वल टू 1 by n21। दिस इज अ कंक्लूजन फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये कंक्लूजन है किसका, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का। करेक्ट। नाउ यू सी वन थिंग कि इसमें फायदा क्या हुआ, मुझे 2 वैल्यू तो आनी चाहिए, वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। करेक्ट। This is given by what? This value is 3/2. आपको मोस्टली बुक्स में क्या मिलेंगी 1.5, लेकिन आप न्यूमेरिकल करते वक्त 3/2 लोगे, क्यों? बिकॉज फ्रैक्शन इज मोर इजी एज कंपेयर टू द पॉइंट्स। करेक्ट। तो 3/2, तो अगर तुमसे पूछा गया किसी न्यूमेरिकल में कि NAG क्या होगा, तो आपने अभी भी पढ़ा क्या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि दिस विल बी रिवर्स ऑफ दिस, तो आप NAG को कैसे लिखोगे, यू कैन राइट एज 1 by NGA, and you will get NAG as what, reverse it 2/3, आपको 2/3 मिल गया। करेक्ट। देन अगर ये सेकेंड चीज आपको NWA भी पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज योर 4/3, और तुमसे पूछा जाए NAW, तुम्हारे न्यूमेरिकल में NAW आ गया, then you have to revert it because you know that this will be your NWA, so NAW will come out as 3/4, क्या आ जाएगा 3/4। Got it? Now one more thing is important that I am going to tell you, that is refraction through different media। केवल 2 मीडियम नहीं है बल्कि ज्यादा मीडियम है, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। मान लो कि एक ऐसा स्लैब है जिसमें कि 2 मीडियम है, एक मीडियम ये है मान लो ऐसा दिखा रही है इसको, और एक मीडियम को ऐसे दिखा रही है।
ठीक है ना. So this is your rarer 1, this is 2, this is 3. करेक्ट. इसका पूरा प्रूविंग है, मुझे प्रूविंग की जरूरत नहीं है बच्चों. अगर मान लो दो डेंसर मीडियम दिए हैं और तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रेस्पेक्ट टू 1 पूछा है, ठीक है, तो प्रूविंग है भी नहीं. आपको केवल इतना याद रखना है कि आप इस 2 को भूल जाए और 1 लगा दें, मतलब n31. दूसरी बार इसको डिवाइड करें और फिर से क्या भूल जाए, 3 को भूल जाए, 2 के पीछे क्या लगा दें, 1, तो इट विल बी योर n21. तो अगर दो डेंसर मीडियम है 3 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो इट विल बी n31. एक बार 2 को छिपाया n31, एक बार 3 को छिपाया n21. एप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको मान लेते हैं कि हमारा वाटर है, द वन मीडियम इज वाटर, ये वाटर है मान लो, एंड दिस इज ग्लास. इसको वाटर मान लेते हैं, इसको ग्लास मान लेते हैं, राइट. सो नाउ इट इज गोइंग टू गो फ्रॉम व्हाट, वाटर टू ग्लास. ये वाटर से ग्लास में जा रहा है. तो हाउ विल राइट इट एज, आई कैन राइट इट एज NGW. बच्चों जिसमें जाता है उसको पहले लिखा जाता है. द रे इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास. वाटर से ग्लास में जा रहा है, करेक्ट. वाटर इज लेस डेंस एज कंपेयर टू द ग्लास. तो लिखेंगे कैसे इसको, NGW. सो NGW विल बी इक्वल टू, इसको देखो बच्चों तीसरा मीडियम कौन सा है, क्या एयर है. सो आई कैन राइट इट एज NGA. इस फॉर्मूले को देखो बच्चा, एक बार W हटाओ, भूल जाओ, इसको NGA लिखो. एक बार G को भूल जाओ, you can write it as NWA. And just now I've told you the values of NGA. So NGA, you know that it is your what? 3 by 2. And NW is what? It is 4 by 3. Therefore, NGW will come out as 9 by 8. Definitely this is very helpful for doing the numerical part. आपको मिलेंगे numerical ऐसे जिसमें आपको ये NGW use करना. So now we'll be doing refraction through a glass slab, right? And there will be a term called as lateral shift, which is important. But I think it's not there in CBSE 12th, but you have to know it. Why? Because in practicals, in 10th as well as 12th, lateral shift is there. और entrance में तो बहुत important है, NEET में, JEE में, lateral shift के numericals भी आते हैं. So let's understand lateral shift. So lateral shift, first I make a slab. Let this be the glass slab. आप लोग practicals करते हो, 10th में भी किया होगा आपने. It's a glass slab. Incident ray is coming, striking this face. Let this be the normal. Now it will bend towards the normal. This is the incident ray. Call it as incident ray. So now it's going to bend towards the normal. ये normal की तरफ bend हो गया. Bended. Now again what will happen? It's going to go from denser to rarer. So it should go away from the normal. लेकिन जब आप away from the normal emergent ray को बनाओगे तो एक बात पक्की है कि जो इंसिडेंट रे, अगर मान लो ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या इंसिडेंट रे ऐसे सीधी निकल जाती, तो जो इमर्जेंट रे बनेगा वो इंसिडेंट रे के पैरेलल जाना चाहिए. तो पहले क्या करते हैं, इस इंसिडेंट रे को प्रोसीड कर देते हैं. वी प्रोसीड दिस इंसिडेंट रे विद अ डॉटेड लाइन. डॉटेड लाइन से इसको प्रोसीड करते हैं. दिस द इंसिडेंट रे प्रोसीडेड. Now we make the emergent ray just parallel to this. इसको देखो और इसके ठीक exactly parallel बना दो. ये this is going to become what? The emergent ray. ये emergent ray बना, exactly इसके parallel बनाया मैंने. So this is the incident ray, this is the refracted ray, and this is what? This is the emergent ray. इसको emergent ray लिखते हैं. This is called as emergent ray. Now what is the angle of incidence? आप देखो ध्यान से, ये पहला angle of incidence यहाँ पे I1. Right, and this is the angle of refraction R1. जब ये इसमें यहाँ पे टच किया तो ये angle of incidence होगा, but these two normals are parallel. Therefore, if it is R1, this is also going to become R1, right? Alternate interior angle, and the last, this angle is called as what? The angle of emergence. This is the angle of emergence, correct? अब आप ध्यान से देखो बच्चों कि ये ऐसे आया और ये bend कर गई, तो कितने angle से deviate हुआ? That angle is called as angle of deviation. This is the angle of deviation. Del is called as what? The angle of deviation. The angle of deviation. The angle of deviation. Correct. Now we see that what is the lateral shift? Lateral shift का मतलब है कि जो incident ray proceeded है और जो emergent ray है, इनके बीच का perpendicular distance. It is the perpendicular distance between the emergent ray and the incident ray proceeded. This is called as what? Lateral shift. इसको lateral shift कहते हैं. अब हम आपको without derivation केवल
डी लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा जो आपको एंट्रेंस में जरूरत है। तो नाउ इफ आई से दैट दिस इज द थिकनेस, इस स्लैब का थिकनेस मान लेते हैं टी है, जो कि आप यहां से दिखा सकते हो कि ये टी है, दिस इज योर टी। अब हम ये ट्रायंगल लेंगे और ये ट्रायंगल लेंगे एंड वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डी। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर व्हाट द फॉर्मूला फॉर डी। डी इज इक्वल टू व्हाट, द थिकनेस टी into sin del divided by cos r1, cos r1 या फिर बाद में इसको cos r लिख देगी हम। राइट नाउ सी व्हाट इज डेल, ये डेल क्या है, अगर ये I है तो डेफिनेटली ये कंप्लीट क्या है, I है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो व्हाट इज डेल देन, दिस डेल डेफिनेटली इज व्हाट, I माइनस और I1 माइनस R1, करेक्ट। तो यहां पे डाल देते हैं तो दिस लैटरल शिफ्ट विल कम आउट एज T into sin I1 minus R1 divided by cos R1, or we can simply write it as D is equal to the thickness into sin I minus R divided by cos R. This is the expression for the lateral shift or lateral displacement. तो बच्चों अगर आपके एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आता है, कहीं आपको थिकनेस पूछा है या लैटरल शिफ्ट पूछा है या R पूछा है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो बच्चों लेट्स डू वन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ये क्या चीज है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर मान लो कहीं पानी की टैंक है और हमारा कोई चीज गिर गया उसमें, मान लो एक कॉइन गिर गया, तो हमें लगता है कि बहुत ऊपर ही पकड़ के उसको निकाल लेंगे, लेकिन जब निकालने जाते हैं वी कैन नॉट डू इट। व्हाई? बिकॉज द रियल डेप्थ जो है वो बहुत ज्यादा है और हमें जो दिखाई दे रहा था वो कम है। सो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन दिस रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ? It's very, very important for your board exam as well as your entrance exams. So let's do a relation between real depth and apparent depth. तो मान लेते हैं एक टैंक है, there's a tank with water, इसमें पानी है, और मान लेते हैं हमारा कॉइन जो है ना, this coin is at a depth, यहां कॉइन है, this is the object, right? One ray which is going to go normal will pass straight, जो नॉर्मल जाएगी वो सीधी चली जाएगी like this, और जो रे यहां पे इंसिडेंट होगी एट सर्टेन एंगल, मान लो ये रे इंसिडेंट हो गई यहां पे, करेक्ट, सो इट्स गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसको दिखा देते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब खड़े होके जब इसको देखेंगे तो एक्चुअली क्या दिखाई देगा, जो ये रे है इसके हिसाब से दिखाई देगा, बिकॉज रे हैज कम हियर। तो अगर इसको हम पीछे प्रोसीड करते हैं, इस रे को अगर हम पीछे प्रोसीड करें, दिस रे इज प्रोसीडेड बैक, तो हमें ये ऑब्जेक्ट कहाँ, यहां दिखाई देगा, समवेयर हियर। तो दिस इज द एपरेंट पोजीशन, ये रियल डेप्थ है एंड दिस इज द एपरेंट पोजीशन वेयर वी कुड सी द ऑब्जेक्ट, हमें यहां दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो ये हमारी रियल डेप्थ है, this is the real depth, we take it as x suppose, and this one is the apparent depth, we take it as y, इसको y ले लिया, correct? Now you see what is the relation between these two, this is the rarer medium, this is the denser medium, right? Angle of incidence देखो बच्चों, क्या ये incident ray है तो ये वाला angle of incidence होगा, ये refracted ray है तो ये angle of refraction होगा, right? Now you see this ray and this ray, they are पैरेलल टू ईच अदर, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट। और यहां पे दो पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस अ पॉइंट ए एंड दिस अ पॉइंट बी, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, द रियल डेप्थ एंड द एपरेंट डेप्थ। एक्स इज व्हाट, द रियल डेप्थ, ये रियल डेप्थ है, एंड द वाई इज व्हाट, the y is apparent depth, y apparent depth is the apparent depth, correct? Now we see the relation between the two. तो सबसे पहले लेते हैं bigger triangle, just see the bigger triangle AOB, we take in triangle AOB, ध्यान से देखो बच्चों, अगर if I take sin I, तो sin I means what, sin I ना लेके tan I से करते हैं तो ये जल्दी हो जाएगा, the step will be less in this. I take tan I because in maths you know if I is small, if the angle is small, then theta is nearly equal to sin theta is nearly equal to tan theta. So better I take it with tan. So I take it as tan I. आपको बुक में sin से ही मिलेगा, but I am doing with tan I.
So tan I is equal to what? Perpendicular by base. Which is the perpendicular? AB is the perpendicular. And the base is what? Base is AO. So I take it as AO. Right? Now you see the smaller triangle. In triangle AOB, AO dash B is your AO dash B. Correct? Now if you see the smaller triangle, you will write sin R is equal to, instead of sin I have told you will take it as tan R is equal to, tan R क्या होता है? Perpendicular by base. तो देखो फिर से perpendicular क्या है? AB and the base is AO dash. So I write it as AB by AO dash. Right? Now we'll use the mathematical formula that if theta is very small, अगर theta small है, then theta is nearly equal to sin theta is nearly equal to tan theta. Right? So I can write this tan I as what? Sin I. यही मेरा sin I, यही मेरा क्या है? Tan R है. So now instead of the sin I can write it as tan I. So I'll write it like this, that sin I is nearly equal to tan I. Right? And sin R is nearly equal to what? Tan R. Now what we use? We use the Snell's law. But the ray is going from 2 to 1. अगर ये 2 से बन जा रहा है, we have to use what? N12 or mu12. So we use N12 because going from 2 to 1. और एंगल कौन सा? ये वाला I है, ये R है. So Snell's law कहता है कि N12 must be equal to what? Sin I by sin R. Correct? Instead of sin I, we can write it as tan I by tan R. तो अब ध्यान से देखो बच्चों कि N12 प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कह रहा था कि N12 is equal to what? 1 by N21 because I need this only. मुझे N21 ही जरूरत है. तो I'll write as 1 by N21. sin I की वैल्यू tan I के बराबर है, इसको यहाँ इतना लिख देंगे. So now I write it as 1 by N21 is equal to sin I की जगह इसको देखो AB by AO. और यहां पे देखिए sin R की जगह यू कैन राइट एज tan R एंड tan R इज इक्वल टू व्हाट? AB by AO dash. Right now AB cuts and you are going to get what? 1 by N21 is equal to AO dash by AO. अगर आप इसको रिवर्ट कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा? N21 will be equal to what? AO by AO dash. So in the next step we are going to write N21 is equal to AO by AO dash. Correct? Now you see one thing कि AO क्या है? AO is the real depth और AO dash क्या है? Y है. Apparent depth. So we are going to place it. Now we can write that N21 is equal to AO की जगह X और AO dash की जगह Y. We got the relation. Now you see one thing, ये relation हो गया. Now you can see from here that y is equal to what? X by N21. जिसको आप बहुत easily क्या लिख सकते हो? That y is equal to X by N. This is a relation. Now you tell me which is more? Definitely apparent depth is less and the real depth is more. So y is always less than what? Less than the real depth. Correct? Now you see there's a term called as normal shift. Normal shift. Normal shift का मतलब क्या है? नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है कितने से शिफ्ट हो गया. आप फिगर में देखिए बच्चों, क्या ये रियल डेप्थ है और क्या ये एपरेंट डेप्थ है? तो शिफ्ट कितना हुआ? व्हाट इज द शिफ्ट हियर? क्या ये शिफ्ट OO डैश है? दिस इज द शिफ्ट. ये रियल, ये एपरेंट, तो ये शिफ्ट हो गया. तो शिफ्ट को आप कैसे निकालोगे? क्या रियल माइनस एपरेंट डेप्थ कर दोगे? अगर आप x माइनस वाई करते हो तो क्या तुम्हें शिफ्ट मिल जाएगा? So now we are going to place this. So this shift will be equal to, the normal shift will be equal to real depth minus apparent depth, x minus y. So this normal shift is given by x, तो x ही रहा, और y की जगह क्या लिखोगे? x by n. Now you take common x को common निकाल लो. This 1 minus 1 by n. This is the formula for normal shift. Even आपके नीट एग्जाम में इसके डायरेक्ट फॉर्मूले के ऑप्शंस पूछे जाते हैं. That you can say that normal shift is equal to x 1 minus 1 by n. And what is x? X is the real depth. Correct? तो आप दो चीजें देखो बच्चों कि एपरेंट डेप्थ हमेशा कम है और नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला ये है. अब एक सिंपल एग्जांपल से बताती है कि अगर मान लेते हैं कि मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NWA मतलब पानी है.
अगर ये पानी है तो सबको याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का क्या था, क्या 4/3। अगर ये 4/3 है तो बताइए एपरेंट डेप्थ क्या होगा, y विल बी इक्वल टू क्या x/NWA, राइट। सो y विल बी इक्वल टू x, NWA लिखिए कितना हो जाएगा, क्या ये 4/3 है, सो y विल कम आउट एज 3/4 ऑफ x। अब देखिए एपरेंट डेप्थ 3/4 ऑफ x आ गया। एंड व्हाट इज द शिफ्ट देन, द नॉर्मल शिफ्ट विल बी डेफिनेटली व्हाट, x minus y, so d will come out as x minus 3/4 of x will give you 1/4 of x. That is the normal shift, correct? Now we have to study one more term, that is TIR, the total internal reflection. This is very important. और रिफ्रैक्शन और TIR इन दोनों के मिला के भी न्यूमेरिकल्स आपके CBSE में भी आते हैं एज वेल एज एंट्रेंस में भी आते हैं। So now you see that what is this phenomena of total internal reflection, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, TIR, total internal reflection। बहुत सिंपल फिनोमेना है, लेकिन रे हमेशा यहाँ पे डेंसर से रेयरर जाएगी। So we have to make one denser medium. So we make a denser medium. Suppose we consider a tank filled with water, or we can take a huge glass slab as you wish. So if I take a tank full of water, this is a tank which is full of water. See an object here. जो रे इसमें स्ट्रेट जाएगी, नॉर्मल जाएगी, इट विल गो स्ट्रेट, ये सीधी निकल के चली जाएगी, राइट। अब क्या करते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। सो वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, so we increase the angle of incidence. This is the incident ray, this is the normal, this is the angle of incidence, take it as I1. We take it as I1. So this will be the refracted ray bending away from the normal. We call it as R1. इस angle of incidence को और बढ़ा देते हैं. Suppose we make it as I2. So I2. You could see in the figure that I2 is greater than what? I1. जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे आप, वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। एंड लेट दिस बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये R2 हो गया। अब खुद देख रहे हो क्या ये R1 R2 से बड़ा है। नाउ इफ आई इंक्रीज इट मोर, at certain point what will happen, this ray is going to graze along the interface. तो ऐसा मान लेते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस माना which is more than what, which is more than I2, इस एंगल को माना जहां पे ये रे क्या करेगी, दिस रे इज गोइंग टू ग्रेज, ये ग्रेज करेगी इस इंटरफेस में, इट्स गोइंग टू ग्रेज लाइक दिस एंगल बिकम्स व्हाट, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा 90 डिग्री का। तो आप देखो कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन जाए, दैट एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। इट्स गिवन बाय आइदर IC और I, कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। Critical angle. So what's critical angle? Critical angle is that angle when a ray goes from denser to rarer medium so that the angle of refraction becomes 90 degree is called as critical angle. अब खुद सोचो कि अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बना देंगे तो क्या ये रे इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट मोर, इसको और भी बढ़ा देते हैं। नाउ दिस एंगल इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल. I is greater than the critical angle, then it's going to reflect back in the same medium. इसी medium में reflect back हो जाएगा. And this phenomenon is called as total internal reflection. I think figure से ही आपको एक चीज क्लियर हो गई। हम धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे थे। एक पर्टिकुलर एंगल में the ray is going to graze along the interface. That angle is called as critical angle. और अगर एंगल को और ज्यादा बढ़ा देते हैं क्रिटिकल एंगल से, the ray is going to reflect back in the same phenomena. This is called as total internal reflection. The phenomena in which the angle or the ray, incident ray, is going to reflect back in the same medium when the angle of incidence is greater than the critical angle is called as total internal reflection. Correct? So now you see what are the conditions for TIR. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए what are the conditions for TIR, TIR की conditions क्या है, what do you write it as? Condition number 1, the ray should go from denser to rarer medium. First condition, the ray should move from denser to rarer medium.
डेंसर से रेयर जानी चाहिए। सेकंड क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं, आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में, एंट्रेंस में भी आ चुका है कि कौन सी कंडीशंस होती हैं टीआईआर की। अब देखते हैं कि क्या रिलेशन है। अब देखो ये डेंसर मीडियम, इसको 2 ले लिया, इसको 1 ले लिया। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस क्रिटिकल एंगल? तो हमें पता है कि स्नेल्स लॉ लगाएंगे, लेकिन रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर, इट्स गोइंग फ्रॉम 2 to 1, सो अगेन वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, n12 यूज करेंगे, n12 क्योंकि 2 से 1 में जा रहा है, we'll write it as n12. So n12 is equal to what? The sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction. यहाँ पे I और यहाँ पे R, sin R. और हमें देखनी है कंडीशन यहाँ पे, जब I मेरा IC के बराबर है तो R किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर. It's equal to what? 90 degree. And one more thing, principle of reversibility, that n12 is equal to 1 by n21, right? So we are going to put all these values. So we are going to get 1 by n21 is equal to sin I, should be written with sin IC, and sin R should be written with sin 90. So we are getting one relation, very important relation, that 1 by n21 is equal to sin IC. थोड़ा अच्छा लिखते हैं, sin IC is equal to what? 1 by n or 1 by n21. This is the relation between critical angle and the refractive index, or you can write it as n21 is equal to what? 1 by sin IC. Very important formula, very important relation, correct? तो ये critical angle और refractive index का relation आ गया। अब इसमें कुछ points हम बताएंगे आपको कि simply आप इस n को लिख सकते हो, n is equal to n21 की जगह मैंने इसको n लिख दिया, this is sin IC. This is the formula that we know. Correct? This is a formula that we have to learn. So this is your sin IC. Correct? अब मुझे एक चीज चाहिए, कंडीशंस क्या हैं, टीआईआर की कंडीशंस क्या हैं, इमर्ज होने की कंडीशंस क्या हैं, राइट? और रिफ्लेक्ट बैक उसी मीडियम में होने की कंडीशंस क्या है? तो नंबर 1, यू सी द कंडीशंस। अगर ये I ग्रेटर देन IC है तो क्या होगा? आपने अभी भी देखा, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? यस। नंबर 2, अगर I is equal to IC है, then what's going to happen? The ray is going to graze along the interface, that's going to graze, ये graze करेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का आएगा? 90 डिग्री का। नंबर 3, अगर ये I लेस देन IC है तब क्या होगा? क्या इमर्ज कर जाएगा? यू सी द फिगर, आप फिगर देखिए, अगर इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से छोटा है तो इमर्ज कर जा रहा है, अगर I IC के बराबर है तो ग्रेस कर रहा है, अगर I IC से ग्रेटर है तो क्या हो रहा है? इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम. सो नाउ यू सी दैट I is less than IC, दैट मींस गोइंग टू इमर्ज, इमर्ज करेगा, करेक्ट? अब आपकी सीबीएसई में इसके एप्लीकेशन बहुत सारे डिलीट हो गए, केवल एक एप्लीकेशन है, दैट इज व्हाट, ऑप्टिकल फाइबर। वो थ्योरेटिकल है, दैट यू कैन गो थ्रू, उसमें आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? तो अब मैंने जितना भी आपको पढ़ाया रिफ्रैक्शन में और टीआईआर में, इनके मिला के न्यूमेरिकल वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो विल बी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टीआईआर. प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें.